दोस्तों, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम पेपर 2 में 100 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं। आपके और आपके सपनों के बीच में ये पेपर 2 जैसी एक बड़ा चैलेंज सामने आके खड़ा रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि पेपर 2 की तैयारी कैसे करें। सब्जेक्टिव होने के कारण एस्पिरेंट्स को समझ में भी नहीं आता है कि भाई कैसे राइटिंग प्रैक्टिस करें, कैसे अपने आंसर को इवेल्युएट करें और कैसे अपने बिलो एवरेज स्कोर को अबव एवरेज और गुड मार्क्स की तरफ लेके जाएं। पेपर 2 की स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि पेपर 1 की कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई रहती है। अगर आपको एज लेना है, अपने पीयर्स में से अपने कंपटीशन को पीछे करना है, तो आपको पेपर 2 में बढ़िया स्कोर करना ही करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम उस गोल्डन लिस्ट में आए तो पेपर 2 की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं आपको ये चीजें बताऊंगा वो आपका स्कोर बढ़ाने में बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि ये चीजें मैंने खुद फॉलो करी हैं और बढ़िया आंसर्स लिख के ही मैंने एग्जाम क्लियर किया है। और जैसा कि हम सभी को पता है कि लास्ट कुछ 3-4 सालों के अंदर CAPF AC का पेपर 1 का स्टैंडर्ड काफी हाई हो चुका है। लेकिन व्हाट अबाउट पेपर 2? मैं अगर आपको ये बोलूं कि पेपर 2 का स्टैंडर्ड, पेपर 2 का कंटेंट अभी भी पहले जैसा ही है, तो ये गलत नहीं होगा। करंट से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपकी राइटिंग आंसर एबिलिटी को चेक किया जाता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को यहाँ पर टेस्ट किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि पेपर 2 में क्या क्या आता है और कैसे आता है, किस फॉर्मेट में आता है। सबसे पहले तो आपको ऐसे दिखेंगे, 6 में से 4 ऐसे आपको करने पड़ेंगे। हर एक ऐसे 20 मार्क्स का होता है, इसका मतलब 80 मार्क्स के 4 ऐसे आपको मिलेंगे। फिर आती है हमारी रिपोर्ट राइटिंग। 10 नंबर की 2 रिपोर्ट लिखनी है, तो टोटल 20 मार्क्स की रिपोर्ट लिखनी है आपको। फिर हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, 2 आर्ग्यूमेंट हमको 20-20 नंबर के लिखने हैं, तो टोटल 40 नंबर के आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे। फिर पैसेज रहेगा, पैसेज में 4 या आपके पास 5 क्वेश्चंस होते हैं। मेनली 5 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होता है, इससे आप 30 नंबर इस पैसेज में बन जाते हैं। फिर आपको एक प्रेसी राइटिंग करना पड़ता है 15 नंबर का, और फाइनली ग्रामर 25 नंबर की आती है। और ऐसे करके पेपर 2 200 नंबर का बनता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि बहुत से बच्चे, बहुत से एस्पिरेंट्स को डर लगता है ग्रामर से। ये 25 नंबर की ग्रामर आती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिपीटेड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को ग्रामर से डर लगता है। मैं आपको बताऊं, इन 200 नंबर से सबसे इजी 25 नंबर की एक ग्रामर होती है। अगर आपने हर रोज 30 मिनट हर रोज ग्रामर को दिए हैं, तो मैं आपको बताऊं 25 में से 25 भी आप स्कोर कर सकते हो। 25 में से 20 प्लस स्कोर आप 100% करके आओगे, अगर आपने हर दिन 30 मिनट ग्रामर को दिया है। तो यहाँ से ही हमारी स्ट्रेटेजी शुरू होती है। सबसे पहले मैं आपको सबसे ज्यादा स्कोरिंग चीज बताऊंगा ग्रामर के बारे में। ग्रामर सबसे ज्यादा स्कोरिंग रहती है। आपको करना क्या है ग्रामर में, आपको 8 से लेकर 12th की बुक लेनी है और उसके क्वेश्चंस लगाने हैं। एडिटिंग, ओमिशन, एक्टिव पैसिव, नरेशन, क्वेश्चन टैग्स, वोकैबुलरी, प्रोवर्ब्स, इडियम्स, ये सारी चीजें आपको 8 से 12th की बुक्स में मिल जाएंगी। वोकैबुलरी के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने हैं। क्वेश्चन टैग्स के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसके अंदर आप 25 में 25 इसलिए सॉल्व कर सकते हो, इसलिए आप ला सकते हो, क्योंकि इसमें अगर आपको आंसर पता होगा तो वो आपको 1 नंबर देके जाएगा, आपको परफेक्ट स्कोर देके जाएगा। आपको करना क्या है, 30 मिनट रोज ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है। फ्रेजल वर्ब के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फ्रेजल वर्ब के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। नेट पे आपको PDFs मिल जाएंगी, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। और SP बख्शी बहुत बढ़िया बुक है इंग्लिश के लिए, आपकी ग्रामर सुधार देगी, आपका स्कोर सुधार देगी। SP बख्शी आप खरीद लीजिए। फ्रेजल वर्ब, ईडियम्स, सब कुछ यहाँ पे कवर्ड रहेगा। जब आप लीस्ट मेहनत से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, तो मैं आपको बोलूं, ग्रामर पे बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान देना है। 30 मिनट रोज देने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेने हैं, कोई PDF डाउनलोड कर लेनी है, और SP बख्शी बुक डाउनलोड कर लेनी है। और जिसका ग्रामर पार्ट बढ़िया है, तो वो आप आराम से रिलैक्स कर सकता है। वो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और SP बख्शी वाली बुक, अगर जरूरत लगे तो सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके आप यू आर गुड टू गो। तो इतना सब कुछ करके यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आपके 20 प्लस मार्क्स आ जाएं। प्रेसी, ये अगेन बहुत इजी है। प्रेसी आपकी कॉम्प्रीहेंडिंग स्किल्स को देखने के लिए, कि आप कितनी जल्दी कोई पैराग्राफ पढ़ सकते हो और उसके बाद उसका निष्कर्ष निकाल सकते हो। इसमें आपको एक पैराग्राफ मिल जाएगा, बड़ा सा 300 वर्ड का आपको पैराग्राफ मिल जाएगा, और बोला जाएगा कि आपको 1/3 में इसको समराइज करना है। तो मतलब 1/3 हो गया 100 वर्ड्स में आपको 300 वर्ड्स का निष्कर्ष निकाल के देना है। इसका तरीका बहुत इजी है। आपको क्या करना है, जैसे कि ये 5 पैराग्राफ आ गए, तरीका यही है कि आप हर पैराग्राफ का 1/3 कर दो। आप हर पैराग्राफ का 1/3 हो जाएगा आपका, तो ओवरऑल आपका 1/3 कंप्लीट हो जाएगा। तो आप कोई भी कीवर्ड आप छोड़ोगे नहीं, सारे पैराग्राफ आप कवर कर लोगे।
और प्रेसी आपकी ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। प्रेसी आपकी रीडिंग स्किल्स को टेस्ट करता है कि आप कितनी जल्दी रीड कर सकते हैं और कितनी जल्दी उस पैराग्राफ को समझ सकते हैं और उसके बाद उसको लिख सकते हैं। तो ये आपकी स्किल कब बनेगी? जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे। ठीक है, डेली आपको न्यूज़पेपर, डेली आपको आर्टिकल पढ़ना है। पूरा न्यूज़पेपर मैं पढ़ने को नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ अगर आप हिंदू पढ़ रहे हैं, अगर आप हिंदू पढ़ रहे हैं तो आपको एडिटोरियल सेक्शन पढ़ना है। एडिटोरियल पूरा पेज पढ़ लिया। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं तो एक्सप्लेन्ड पेज आता है, वो पढ़ना है और इसका भी एडिटोरियल पढ़ लेना है। बस आपको ये 2 पेज पढ़ लेने हैं। इससे आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत बढ़िया शार्पन हो जाएगी और विद इन अ मंथ आप देखोगे कि आपके अंदर पैराग्राफ को समझने की एक स्किल खुद ब खुद डेवलप होगी। इसका प्रैक्टिस करने का तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना। 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर डालो, आपको 10 पैसे मिल जाएंगी। 10 प्रेसी आपने लिख दी, यू आर गुड टू गो। आपने इतना कर लिया तो प्रेसी में आपको 15 में से 7 नंबर, 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब आ गया हमारा पैसेज। पैसेज भी बहुत हाई स्कोरिंग होता है। पैसेज के अंदर 15 भी नंबर मिल जाते हैं। आपको करना क्या है? पैसेज पढ़ना है और उसके बाद जितने 5 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उनके आंसर्स लिख देने हैं। ग्रामर के बाद जो सबसे इजी चीज है वो पैसेज ही है। जब आप रीडिंग कर रहे हो न्यूज़पेपर की और एक्सप्लेन्ड पेज पढ़ रहे हो, आप अपने दिमाग को ऐसे कंडीशन कर रहे हो कि अगर कोई भी क्वेश्चन अब इस पैसेज में से आएगा, यू विल बी एबल टू आंसर इट। ये चीजें खुद ब खुद डेवलप होती चली जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सबकॉन्शियसली बहुत अच्छा करना स्टार्ट कर दोगे अगर आपने ये रीडिंग हैबिट जो है वो बना ली है। नेक्स्ट आ गया आर्ग्यूमेंट्स। बेफजूल के आर्ग्यूमेंट्स करना हम सबको आता है, लेकिन जब एग्जाम के अंदर आर्ग्यूमेंट्स लिखने के लिए आते हैं तो आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट रहता नहीं है। इसके 2 कारण है। पहला इंपॉर्टेंट कारण हो गया लैक ऑफ नॉलेज और दूसरा रीजन ये हो गया लैक ऑफ स्किल टू प्रेजेंट योर नॉलेज, कि आपके पास नॉलेज तो है लेकिन आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो। तो नॉलेज को प्रेजेंट करना भी एक स्किल है। बिल्कुल, अगर आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, मैगजीन पढ़ना स्टार्ट कर दोगे कोई भी, तो आपके पास नॉलेज इकट्ठा होती रहेगी। लेकिन अगर आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी है तो आपको प्रेजेंट करना नहीं आ पाएगा आर्ग्यूमेंट, कि आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, 2019 में जब मैंने क्लियर किया था तो क्वेश्चन आया था, डिजिटल टेक्नोलॉजी मे रिप्लेस बुक्स विद कंप्यूटर्स। ये क्वेश्चन 2019 अगस्त के अंदर आया था। तो आप ये देखो कि यूपीएससी कितना ज्यादा आगे का सोचती है, क्योंकि उस टाइम पर ऑनलाइन लर्निंग इतना ज्यादा प्रिविलेंट नहीं थी। इंडिया के अंदर ऑनलाइन लर्निंग कोविड-19 के बाद आई है। अन अकेडमी, स्टडी आईक्यू जैसे ऑनलाइन चैनल्स जो हैं वो प्रोमिनेंस में आए और यही सारे आर्ग्यूमेंट्स मैंने दिए थे। अगर आप कंटेम्प्रेरी आर्ग्यूमेंट्स आप दोगे तो डेफिनेटली आपके आर्ग्यूमेंट्स बाकियों से स्टैंड आउट करेंगे। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, इसमें मैंने एक इंट्रोडक्शन डाला कि डिजिटल टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस में है। दूर दराज के इलाकों के अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और इंडिया जो है वो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के थ्रू रिमोट एरियाज तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने में सक्षम रहा है। फिर मैंने लिखा आर्ग्यूमेंट्स फॉर में सबसे पहले लिख दिया कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। भाई, आपको क्या करना है? हेडिंग्स बनानी है। मैंने पहले पॉइंट की हेडिंग बना दी कॉस्ट इफेक्टिव है, जैसे मैंने अंडरलाइन कर दिया। फिर मैंने कॉस्ट इफेक्टिव कैसे लिख दिया, एग्जाम्पल दे दो। जैसे कि इग्नू की बुक्स, इग्नू में अगर आपको किसी भी एडमिशन लेना है आज की डेट में, तो आपके पास एक ऑप्शन आता है कि अगर आप ई बुक्स लोगे 15% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स 15% डिस्काउंट के लिए ई बुक्स ऑप्ट करते हैं। फिर एक और चीज आप डाल सकते हो, ई बुक्स खरीदना 60 से 70% चीपर रहता है, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव है। हमारा पॉइंट जो प्रूव हो गया। सेकंड पॉइंट लिख दो कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। और आपने बता दिया एक बढ़िया सा फैक्ट कि 1 टन पेपर के लिए 24 ट्रीज काटनी पड़ती हैं। आप 24 पेड़ अगर काटोगे तब जाके 1 टन पेपर बनेगा। तो अगर आप ई बुक्स को चूज कर रहे हो तो इसका मतलब आप इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। थर्ड पॉइंट आपने बता दिया कि ये कन्वीनियंट। इसमें आप अपना पर्सनल एग्जांपल दे सकते हो, क्योंकि आप भी आज ये लेक्चर यूट्यूब पे देख रहे हो, आपको पीडीएफ मिल जाती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो दूर दराज के इलाकों से आते हैं। पहले उनके पास बुक्स अवेलेबल नहीं हुआ करती थी। आज की डेट में दूर दराज के इलाकों में जो कि कोचिंग नहीं ले सकते, वो बच्चे भी आजकल पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि पीडीएफ अवेलेबल है, आपके पास ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है और वो इजीली अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है या फिर कम पैसों में अवेलेबल है। तो कन्वीनियंट है और एक्सेसिबल है। और हर आर्ग्यूमेंट में कोशिश करिए कि एक एंगल विमेन का डाल दिया जाए और एक एंगल एनवायरनमेंट का डाल दिया जाए।
तो ये मैं आपको बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहा हूँ। कोई भी आर्गुमेंट हो, आप सबसे पहले सोचो कि उस पे इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसके ऊपर वुमेन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। वुमेन पे आप बता दो कि रेडिली अवेलेबल इंटरनेट होने की वजह से ज्यादा एक्सेस मिल चुकी है वुमेन को पढ़ाई करने के लिए। तो अपने ड्रीम्स को अचीव करना ये टेक्नोलॉजी ने उनको दिया है। तो वुमेन जो है वो टेक्नोलॉजी के जमाने में एम्पावर्ड फील करती हैं। सो वुमेन फील एम्पावर्ड इन टेक्नोलॉजिकल एज। तो आपने बहुत बढ़िया 4 आर्ग्यूमेंट दे दिए फॉर के लिए। हम एक लाइन यहाँ पे डाल देंगे बीच में, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इसका मतलब क्या है कि अब हम एग्जामिनर को बता रहे हैं कि भाई अब बहुत हो गई बढ़िया बात, अब हम बताते हैं इसका फ्लिप साइड। या फिर आप एक और यूज कर सकते हो कि एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। तो जैसे ही आपने अपने आर्गुमेंट को चेंज करना है, फॉर से अगेंस्ट में जाना है, तो आपने ऐसा ऐसा लिख दिया कि फॉर, फिर आपने अगेंस्ट की हेडिंग डाल दी, तो ये बहुत प्लेन लगेगा आपको। बीच में अगर आपने एक ये प्रोवर्ब डाल दिया, एक ईडीएम डाल दिया, तो वही एग्जामिनर को दिखेगा कि आप कुछ अलग करना चाह रहे हो, आपको बाकियों से ज्यादा नंबर मिलेंगे। तो इसका मतलब फिर यहाँ पे लिख दोगे अगेंस्ट में। पहला पॉइंट आप अगेंस्ट में लिख दो, वुमेन का ही बता दो। तो भाई वुमेन का अपने अगेंस्ट में ही बताना शुरू कर दिया कि अभी क्या है, डिजिटल डिवाइड चल रहा है। सिर्फ 25% वुमेन को ही इंटरनेट एक्सेस है, सिर्फ 4% महिलाएं ही उसको एजुकेशन के लिए यूज कर पाती हैं। सो जो पुराना आर्ग्यूमेंट है कि टेक्नोलॉजिकल एज के अंदर वुमेन जो है वो एम्पावर्ड फील कर रही है, वो पूरी तरह सत्य नहीं है। फिर आ गया भाई इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। एक हमने इन्वायरमेंटल फ्रेंडली की बात कही थी, वो कही कि कहाँ है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो रही है, या तो कोयले से जनरेट हो रही है या फिर पानी से जनरेट हो रही है। इसका मतलब आप नेचर को तो हार्म कर ही रहे हो। आप कुछ भी सर्च कर रहे हो, उसमें नेट जा रहा है, नेट के जो सर्वर्स हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिल रही है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कोयला बना रहा है, 70% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आज भी कोयले से चल रही है। तो फिर कैसे आप कह रहे हो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है? तो आपने इन्वायरमेंटल फ्रेंडली और वुमेन का पॉइंट जो है वो यहाँ पे भी कवर कर दिया। फिर आप पर्सनलाइज लेवल पे आप ले गए कि बुक पढ़ने की जो फील है वो आप पीडीएफ में नहीं दे सकते। तो क्या होगा, लैक ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस। फिर चौथे पॉइंट में हम लिख देंगे कि डिस्ट्रैक्शन बहुत है। अगर आप फोन के अंदर, लैपटॉप के अंदर आप पढ़ रहे हो तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत आती हैं, और पढ़ने का टाइम जो है वो पता भी नहीं चलता कि कहाँ धुआं हो गया। नेक्स्ट, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, आपकी आई साइट वीक हो सकती है, या फिर और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज इससे जुड़े हुए हैं। तो आपने 5 पॉइंट यहाँ पे अगेंस्ट के बना दिए। लेकिन अब यहाँ पे हम आपकी बात खत्म नहीं हुई है। आर्ग्यूमेंट को पूरा करने के लिए एक कंक्लूजन भी देना है, वे फॉरवर्ड देना है। ये पूरा करके आपका पूरा आंसर कंप्लीट लगेगा। आपका कंक्लूजन हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। टेक्नोलॉजी बिल्कुल आपके लिए अच्छी रहती है जब तक आप उसको अच्छे से यूज कर रहे हैं, ठीक है। और वे फॉरवर्ड, टेक्नोलॉजिकल एज में आप बैकवर्ड नहीं देख सकते, डेफिनेटली आपको आगे की तरफ देखना है। ऐसे करके आपने वे फॉरवर्ड बना दिया। अगर आपने इतने पॉइंट्स लिख दिए तो मैं आपको बताऊं, ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, आपको 40 में से 20-25 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आपने इतने बढ़िया पॉइंट्स लिखे हैं, आपने आपने सर्कल बनाया है, बढ़िया ईडीएम्स डाले हैं, फैक्ट्स डाले हैं। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट है उससे रिलेटेड आपने वो डाल दी है, रीसेंट ट्रेंड्स डाल दिए हैं। अगर आपने ग्राफ का यूज कर लिया है, ठीक है, आपने आर्ग्यूमेंट्स में अपने ग्राफ का यूज कर लिया है, बहुत बढ़िया नंबर आएंगे, 10 नंबर 12 नंबर आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको नॉलेज, ये वाला जो पॉइंट है, ये आपको कवर करना पड़ेगा। आपको नॉलेज आपको पढ़ानी पड़ेगी। विजन आईएएस की जो मंथली पीडीएफ होती है आप वो पढ़ सकते हो। जितना ज्यादा आप रीड करोगे उतनी ज्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी, उतने ज्यादा आपके पास पॉइंट्स होंगे डिफरेंट टॉपिक्स के लिए। जैसी चीजें मैंने आपको आर्ग्यूमेंट्स में बताई वैसा सेम आपके पास रिपोर्ट्स में भी है। बस आपको फॉर्मेट देखना है, फॉर्मेट आपको कहीं से भी मिल जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट आपने देखा, रिपोर्ट राइटिंग इतना बड़ा टास्क है नहीं। अब आ गया एक सबसे बड़ा टास्क, एस्से। क्योंकि 40% पेपर जो है वो एस्से ही है, 40% मार्क्स जो है वो आपको एस्से दिलाएगा, और इसी स्किल को डेवलप करनी है। एस्से के लिए क्या करना है, आपको थीम्स देखने हैं। एस्से के अंदर रिपीटेड थीम्स आते हैं। थीम्स आपको कैसे पता चलेंगे? आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए लास्ट 10 ईयर्स के, उनमें से आपने देखा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब देखो, अगर आपने पिछले 10 साल के क्वेश्चंस आप देखोगे, 6 आते हैं, तो 60 ऐसे आपने देख लिए। अब आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि विमेन सेंट्रिक क्वेश्चंस आते हैं, हेल्थ सेंट्रिक क्वेश्चंस आते हैं, एजुकेशन पे क्वेश्चंस आते हैं, साइबर सिक्योरिटी पे क्वेश्चंस आते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी पे क्वेश्चंस आते हैं,
स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, साइंस एंड टेक के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कुछ थीम्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको करना क्या है, इन सारी थीम्स के ऊपर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। इसके लिए मैंने क्या किया था, वन नोट ऐप मैंने डाउनलोड करी थी। अगर कभी हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कितनी ब्यूटीफुली मैंने वहां पे नोट्स बनाए थे। मैं कुछ भी पढ़ता था, मैंने टॉपिक्स बना रखे थे अपने। जैसे विमेन का टॉपिक आ गया, तो अगर मेरे को एक नया फैक्ट पता चला, ये ऐप में गया और मैंने वो फैक्ट मैंने जस्ट अभी पढ़ा है उसको मैंने ऐड कर दिया। तो ऐसे आपको पता चलेगा कि कुछ टाइम में आपके पास बहुत सारे फैक्ट्स आ जाएंगे। जब आप एग्जामिनेशन में बैठोगे तो ये सारे फैक्ट्स जो भी आपने तैयार करे हैं, ये बहुत अच्छे से आपके दिमाग में रहेंगे, क्योंकि आपने इसको बार बार गो थ्रू किया है। क्योंकि जब भी आप नया फैक्ट देखोगे, आप लिखने के लिए जाओगे तो फिर आप पुराने वाला फैक्ट भी रिवाइज कर डालोगे। तो ये एक्सरसाइज बहुत एग्जॉस्टिव होती है और यही मेहनत आपको करनी है। तो यहाँ पर ऐसे में क्या बताया मैंने आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं और थीम्स आइडेंटिफाई करके उनके फैक्ट्स इकट्ठे करने हैं। हर थीम के आपको 2-3 आर्टिकल पढ़ने हैं। 2-3 आर्टिकल आपने पढ़े, पैसेजेस पढ़े, ऑनलाइन से आपने चीज़ें जो है वो समझने की कोशिश करी, और जो भी आपको समझ में आया, अच्छी चीज़ें लगी, वो आपने जॉट डाउन कर लिया। और इंटरनल सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए आपको एक बुक मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, इंटरनल सिक्योरिटी बाय अशोक कुमार, आईपीएस हैं ये। ठीक है, इन्होंने बहुत बढ़िया इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर बुक लिखी है। तो मैक्सिमम टॉपर्स इसी को ही सजेस्ट करते हैं और यही पढ़ के जाते हैं। अगर आपको ये बुक नहीं परचेज करनी है, तब भी आप इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो नेट से पढ़ सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं, वो आप नेट पे सर्च करके, अगर आपको बुक नहीं पढ़नी है तो आप नेट पे भी वो जा सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये बुक पढ़ लो, तो ये जो इंटरनल सिक्योरिटी वाला सेगमेंट है वो आपका खत्म हो जाता है। ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी के आर्टिकल्स आपको नेट पे मिल जाएंगे। जो भी करंट इश्यूज हैं, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ये इन सारे क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं और फिर से आएंगे भी। तो इन सभी के फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। ये याद तभी होंगे जब आपने लिखे होंगे, उनके ऊपर मेहनत करी होगी। तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत के आप पेपर 2 को बहुत अच्छे से नहीं लिख पाओगे, क्योंकि इसके लिए आपको नॉलेज चाहिए। अगर आप वेग लिख के आओगे, कुछ भी लिख के आओगे, नंबर नहीं मिलेंगे। आपको अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है। और वो जो थॉट्स आपके बनेंगे वो कैसे आएंगे, इंटेंसिव रीडिंग से आएंगे। जितना आप पढ़ोगे उतनी ज्यादा चीजें आपको पता चलेंगी। और पढ़ना भी कैसे है, फोकस तरीके से पढ़ना है कि कौन सी चीजें छोड़नी है। पहले भी मैंने आपको बताया कि क्या छोड़ना और क्या करने की कला ही सबसे बड़ी कला है। तो जब आपको ये कला पता चल जाएगी, आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आप लेके आओगे। जैसे कि विमेन वाले टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, 2020 के अंदर क्वेश्चन आया था क्राइम अगेंस्ट विमेन का। 2022 के अंदर आया विमेन इन आर्म्ड फोर्सेस। 2023 के अंदर आया विमेन इन स्पोर्ट्स। तो इसका मतलब क्या है, ये थीम्स रिपीट हो रही हैं। तो आपको क्या करना है 2025 के लिए, विमेन इन एंटरप्रेन्योरशिप, विमेन इन जुडिशरी, आपको ये टॉपिक तैयार करने हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, जुडिशरी पे आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए। आपको कैसे अपना ऐसे स्टार्ट करना है वो पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि ऐसे लिखना कैसे है। आप ऐसे 4 तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, टाइप 1, पहला टाइप क्या होगा कि आपने कोई कोट लिया और उसको एक्सप्लेन कर दिया। कोई भी टॉपिक आया, उस टॉपिक से रिलेटेड आपने कोट जो है वो आपने इनिशियली डाल दिया। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे ही रैंडम एग्जांपल दे देता हूँ, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। और ये सेम कोट मैंने यूज किया था, इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो मैंने ये कोट यूज कर दिया था और मैंने अपने आंसर अपना एस से स्टार्ट कर दिया था। दूसरा टाइप, दूसरे टाइप से आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हो। ठीक है, कोई भी स्टोरी टेलिंग कर सकते हो। डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया है, ठीक है, ये भी मैंने अपने आंसर राइटिंग में यूज किया है। कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन आया है, आपने एक स्टोरी बना के डाल दी। फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक का या फिर मिटिगेशन का कोई क्वेश्चन आया, तो आपने आपने डाल दिया कि एक किसान था और मॉनसून नहीं आया तो वो उजड़ गया, जिससे कि उसकी बच्चों की पढ़ाई रुक गई, ओवरऑल डेवलपमेंट रुक गई। तो आपने क्या बताया, एक इमोशनल टच अपनी स्टोरी में दे दिया। तो दूसरा टाइप होता है कि आप अपने ऐसे को एक स्टोरी के साथ स्टार्ट कर रहे हो। टाइप 3 होता है कि आपने किसी फैक्ट के साथ स्टार्ट कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको तैयार करना है विमेन इन जुडिशरी, और आपने स्टार्टिंग कैसे करी है, एक बहुत जबरदस्त फैक्ट के साथ। आपने लिखा है एट हाई कोर्ट लेवल
Only 14% of judges are women. Only 4 out of 33 sitting judges in Supreme Court are women. And there is no female Chief Justice of India till now. And this is a very important fact that in 2027, by seniority in 2027, India will get its first female chief justice. एंड आई वांट कि आप सभी लोग उनका नेम कमेंट बॉक्स में डालें। इंडिया की कौन पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाली हैं, उनका नाम आपको पता होना चाहिए। तो आपने ये फैक्ट आपने बताया और अपना ऐसे यहाँ से शुरू किया, तो आपको 100% बाकियों से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। फिर आता है टाइप 4, चौथा टाइप का ओपनिंग स्टेटमेंट, कि भाई आपको ना तो कोट याद आ रहा है दिमाग में, ना कोई स्टोरी दिमाग में बन रही है, ना कोई फैक्ट दिमाग में बन रहा है, लेकिन आपको ऐसे तो लिखना है, आपको कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो डेफिनेटली चौथे टाइप पे आप जाओगे, आप कोई भी जनरल स्टेटमेंट आप लिख दोगे। जैसे कि इंडियन पॉलिटिक्स पे बात हो रही है, तो हम लिख देंगे कि वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी एंड स्टिल इंडिया इज ग्रैपलिंग विद अ लॉट ऑफ करप्शन। एक जनरलाइज स्टेटमेंट से आपने अपना ऐसे स्टार्ट कर दिया। अब आपको कभी भी ये नहीं समझना है कि अगर आपके पास कोई फैक्ट स्टोरी या कोट नहीं है और आपने जनरल स्टेटमेंट से अपने अपना ऐसे स्टार्ट कर दिया, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें आई कैचिंग होती हैं, लेकिन अगर आपके कंटेंट में, अगर आपके सब्सीक्वेंट पैराग्राफ्स में दम नहीं है, तो ये चीजें आपको बचा नहीं पाएंगी। आपके कंटेंट में दम जरूर होना चाहिए। आपने बहुत अच्छे कोट से आपने स्टार्ट किया, आपने बढ़िया स्टोरी से स्टार्ट किया, आपने फैक्ट से स्टार्ट किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद आपने पैराग्राफ स्टार्ट किए, 1 2 3 4, 4 पैराग्राफ आपने लिखे, स्वॉट एनालिसिस किया आपने। स्वॉट क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। आपने एक एक पैराग्राफ इसके लिख दिए। अगर आपको स्वॉट एनालिसिस नहीं करना है, तो आपने प्रोज और अगेंस्ट के में आपने पैराग्राफ बना दिए। लेकिन आपको 4 पैराग्राफ बनाने, आपने ओपनिंग किया, आपने फिर 1 2 3 4 पैराग्राफ बनाए, ठीक है, या तो प्रोज एंड कॉन्स के बनाए या फिर स्वॉट एनालिसिस के बनाए। उसके बाद आपने वे फॉरवर्ड का एक पैराग्राफ बनाया और उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन बनाया। इससे आपके 300 वर्ड ऑफ ऐसे बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाते हैं और एक कंप्लीटनेस आती है आपके आंसर के अंदर, आपके एसे के अंदर। एसे राइटिंग है क्या, क्या देखना चाहता है आपके में वो, आप में वो प्रॉब्लम सॉल्विंग देखना चाहता है कि आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। कोई भी ऐसे आपको मिल रहा है, वो एक प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हो, एग्जामिनर वो चेक करना चाहता है। आप कंक्लूजन डाल रहे हो, वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। आपका ऐसे हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, सॉल्यूशन ड्रिवन होना चाहिए। आप वे फॉरवर्ड दे रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप बता रहे हो कि आगे क्या होना चाहिए, ये प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। वुमेन इन जुडिशरी कम है, तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो ऐसे में आपका ये सब देखा जाता है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि एज एन ऑफिसर आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कितनी क्लैरिटी से आप उतने छोटे समय के अंदर ये सब कुछ कर पा रहे हो, इसी चीज का ये एग्जामिनेशन प्रोसेस बनाया गया है। आपके पास 3 घंटे हैं, 3 घंटे मोर देन इनफ है ये सब कुछ चीजें सॉल्व करने के लिए। अगर मैं अपनी बताऊं, मैंने 2 घंटे 15 मिनट के अंदर पूरा का पूरा पेपर 2 कंप्लीट करके सॉल्व कर लिया था। मैंने 1 घंटा लगाया था 4 ऐसे लिखने के अंदर। अगर मैं टाइम मैनेजमेंट, लास्ट चीज मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में अगर मैं बताऊं, मैंने खुद ने 1 घंटे में ये 4 ऐसे लिखे थे। 20 मिनट के अंदर रिपोर्ट्स, 20 मिनट के अंदर ये आर्ग्यूमेंट्स, पैसेज प्रेसी और ग्रामर मिला के मेरे को 40 45 मिनट और लग गए होंगे। तो 2 घंटे 15 मिनट के अंदर ऑल एंड ऑल मैंने पूरा पेपर 2 कंप्लीट कर दिया था। मेरे को याद है, मैं आराम से आधे घंटे बैठा हुआ था, चीजों को हाईलाइट कर रहा था। तो 3 घंटे काफी होते हैं। मैं नहीं बोल रहा कि आप बहुत जल्दी करो, मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ऐसे को 1 घंटे में लिख दो। आप आराम से इसमें 1.5 घंटा ले सकते हो। ऐसे में आप आराम से 1.5 घंटा लो, ग्रामर आपकी 10 मिनट में हो जाएगी, पैसेज आपका 10 मिनट में हो जाएगा। आप अच्छे से आर्ग्यूमेंट्स बनाओ, रिपोर्ट राइटिंग बहुत अच्छे से करो, प्रेसिंग अच्छे से करो। आप आराम से 3 घंटे में अच्छे से मैनेजेबल टाइम में पूरा का पूरा पेपर बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर करोगे। 100+ मार्क्स लाने की यही स्ट्रेटेजी रहती है। एक बार आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो, मैगजीन्स आप पढ़ रहे हो, तो आप जब भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, तो अपने माइंड मैप्स जरूर बनाओ कि भाई मेरे को क्या क्या चीजें लिखनी है,
कि मैं पहले ऐसे इंट्रोडक्शन दूंगा, ये मेरे पॉइंट्स होंगे, ऐसे मैं कंक्लूड करूंगा। तो आप एग्जाम एग्जाम में बैठने से पहले आप इतनी बार ये चीज कर चुके होगे कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है आपको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा एग्जामिनेशन के टाइम पे। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, सिविल रॉन्ग्स इमर्जिंग फ्रॉम रिलीजियस बाइगॉटरी कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल। अब इस एस्से को लिखना है, 2020 का ये क्वेश्चन है। अब मैंने आपको चार तरीके बताए थे कि आपको या तो फैक्ट के साथ स्टार्ट करना है, या फिर किसी स्टोरी के साथ स्टार्ट करना है, या फिर किसी कोट के साथ स्टार्ट करना है। कैसे भी आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर बात हो रही है रिलीजियस बाइगॉटरी की और कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल की, तो आप फैक्ट से स्टार्ट कर सकते हो। आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 लिख सकते हो कि भाई इंडिया सेकुलर कंट्री है और ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। ये हो गया एक तरीका। या फिर आपने कोई फेमस कोट कर दिया, जैसे कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस, कार्ल मार्क्स ने ये बोला था, और इसके ऊपर आपने आर्गुमेंट बिल्डअप करना शुरू कर दिया। या फिर आप कोई भी स्टोरी आप बना सकते हो। जैसे कि ये स्टोरी मैंने बनाई कि इट वॉज द मॉर्निंग ऑफ February 27, 2002, द साबरमती एक्सप्रेस अराइव्ड एट गोधरा स्टेशन। Among the passengers were individuals returning from Ayodhya. A reported altercation occurred between some passengers and local vendors on the platform. Shortly after the train departed, the emergency brake was pulled as it passed through a nearby residential area with a predominantly Muslim population. Subsequently, the train was attacked and the two coaches were set on fire. 58 passengers lost their lives in the incident. Initial reports suggested that the victims were primarily car savers, though later accounts presented different perspectives. Whatever be the cause, the effect was a blazing Ahmedabad for next 3 days. यहाँ पर अहमदाबाद की स्पेलिंग गलत है, लेकिन बात क्या है कि हमने बहुत जबरदस्त स्टोरी से स्टार्ट किया है। आप इस स्टोरी को से ऐसा कोई क्वेश्चन आप स्टार्ट कर रहे हो, मैं आपको बताऊं, आपको सबसे बाकी सबसे 2 नंबर 3 नंबर ज्यादा ही मिलेंगे। ये इम्पैक्ट होता है बढ़िया स्टोरी टेलिंग का। और ये सारी स्टोरी टेलिंग आपको कब आएगी, जब आप बहुत ज्यादा रीड करोगे, आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाओगे, जब आप चीजों को लिंक करना स्टार्ट करोगे। और प्रैक्टिस बहुत करनी है, प्रैक्टिस का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप रोज एक ऐसे लिखो, आफ्टर 30 डेज आप कुछ अच्छा लिख पाओगे। तो पेपर 2 की स्ट्रेटेजी हमेशा सिंपल रही है। आप रोज ग्रामर को आधा घंटा दीजिए, बाकी चीजों को आप पर डे शेड्यूल कर दीजिए कि आज मैं ऐसे लिखूंगा, आज मैं रिपोर्ट लिखूंगा, आज मैं आर्ग्यूमेंट लिखूंगा। अपने हिसाब से सिलेबस बना दीजिए, लेकिन पेपर 2 की तैयारी रोज करिए। सेक्शनल टेस्ट दीजिए और फिर कम से कम 10 फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। 10 फुल लेंथ टेस्ट दे दोगे आप, मैं बता रहा हूँ 100+ स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपने 10 अगर फुल लेंथ टेस्ट लगा लिए, बहुत अच्छे से आप अटेम्प्ट करोगे, आपको डर नहीं लगेगा, आपके पास फैक्ट्स होंगे, और ये वाले एग्जामिनेशन साइकिल में आपके कंधों पर 3 स्टार्स होंगे। तो आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।